हेलो, हाय। मैं अपर्णा शुक्ला। मैंने कल एक वीडियो डाला था रेशम का, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो मेरा अच्छा वीडियो नहीं बना था, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया। मैंने कहा कि कुछ बेसिक जानकारी मिल सकती हैं, इसलिए मैंने उसको डाल दिया था। क्योंकि मैं अभी शुरू कर रही हूँ, तो शुरू करने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है मुझसे। कहीं इधर का उधर, उधर का उधर हो जाता है, तो वो लोग आप लोग थोड़ा मैनेज करोगे तो फिर इसके बाद वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो टेक्सटाइल चल रहा है, लेकिन अभी क्या है, टेक्सटाइल वहाँ पर मैं चलाऊँगी ही उसको, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बार बार बोला कि क्रियल्स बता दो। ठीक है, बोला कि क्रियल्स एंड मिलेट्स बता दो, तो मैंने कहा चलो क्रियल्स एंड मिलेट्स बता देते हैं, क्योंकि हर बुक में क्रियल्स एंड मिलेट्स मिल भी नहीं रहा है। हर बुक में क्रियल्स एंड मिलेट्स मिल भी नहीं रहा है, इसलिए हम आपको जानकारी दे देते हैं। ठीक है, और मैं आपको बहुत बढ़िया जानकारी दूंगी, कहीं आपका कुछ छूटने नहीं पाएगा। अनाज अनाज तृणधान्य क्रियल्स एंड मिलेट्स है, इसका नाम है। ठीक है, तृणधान्य मतलब अनाज। ठीक है, तृणधान्य मतलब क्या होता है, अनाज ही होता है, जो जिस चीज़ से मिलेट्स वगैरह, मतलब जिससे मैदे वगैरह बनते हैं, उसको, जिससे टॉफ़ीज़ वगैरह बनती हैं, उसको मिलेट्स बोलते हैं। और अनाज, जो अनाज को खड़ा अनाज होता है, खड़ा अनाज जो होता है उसको अनाज, और जब आटे से उसको रोटी, ब्रेड और मैदा, समोसे वगैरह जिस चीज़ से बनते हैं उसको मिलेट्स बोलते हैं। अनाज खड़ी चीज़ों को, और अनाज को पिसा दिया जाए, उससे और काम किया जाए तो उसको आगे उसको मिलेट्स बोलते हैं। तो तृणधान्य शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के सिरिज शब्द से हुई है। प्राचीन में यूनान में सिरिज एक देवी के रूप में पूजी जाती थी, जो कि खाद्यान्न और फसल की संरक्षिका होती थी। जैसे चावल, गेहूँ, जई, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि जो होते हैं, ये खाने के लिए ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जब पुराने समय में ये सब होता था, तो किसको पता चलता था? जब आदमी जानवर मार के खाते थे, तो क्या वो जानते थे कि ये खाने योग्य चीज़ें हैं? नहीं जानते थे। लेकिन धीरे 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 जानने लगे। तो जब जानने लगे और ये खाने से इनका पेट भरने लगा, तो क्या हुआ, ये पूजा करने लगे। ये पूजा, अनाजों की पूजा करने लगे। ये एक नाम दे दिए माता रानी का उनको, और इसके बाद उसका पूजा करना शुरू कर दी, क्योंकि उससे उनका पेट भर रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है, तो उसको वो नाम दे दिए। भारतवर्ष के अधिकांश भागों में रोटी बनती है। देखो, कई जगह, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हर घर में रोटी, सब्जी, दाल, चावल बनता है। मैं पंजाब गई, पंजाब रहने में 3 साल थी वहाँ, तो वहाँ पर चावल किसी किसी दिन बनता था। जैसे कोई खास दिन है तो चावल बनता था। हमारे यहाँ कोई खास हो या ना खास हो, नहीं मन कर रहा है, चावल दाल बना दो। ठीक है, और बहुत तेज भूख लगी है तो चावल दाल बना लो, या मन कर रहा है कि चलो कोई नहीं, आज हम चावल दाल और रोटी सब्जी नहीं खाएंगे, हम चावल सब्जी खाएंगे, तो चावल बनाओ, राजमा चावल, फला चावल, फला चावल। मतलब हमारे यहाँ चावल प्रयोग उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में खूब किया जाता है। ठीक है, बिहार वगैरह में खूब किया जाता है, साउथ दक्षिण भारत में चावल का प्रयोग खूब किया जाता है। तो कहीं कहीं रोटी, कहीं कहीं चावल का प्रयोग खूब किया जाता है। तृणधान्य की संरचना कैसी होती है? तृणधान्य की जो संरचना होती है वह मुख्यतः 3 भाग में होती है। एक होता है पहला, जो फर्स्ट लेयर होता है, ये मैं पिक लगा दूंगी। अभी थोड़ा सेटिंग में मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं यहाँ पिक नहीं लगा पाई, तो मैं पिक्चर लगा दूंगी। अभी मैं ऐसे बता रही हूँ। एक चावल है, चावल की या धान की, गेहूं की संरचना ले लो। तो एक गेहूं ले लो, गेहूं का बीज लो, तो उसका जो पहला लेयर है उसको क्या बोलते हैं, भूसी का आवरण। उससे अंतर वाला जो है उसको
एलुरीन की परत यानी प्रोटीन और विटामिन उसमें होता है। उसके अंदर जो होता है उसमें भ्रूण कोश और स्टार्च होता है। भ्रूण कोश जहाँ से पौधे का जन्म होता है। सभी अनाजों के बीजों की भांति इसकी ऊपरी परत में भूसी होती है जिसे ब्रेन कहा जाता है। यह बीज का छिलका है। यह बाह्य आवरण का भार पूरे बीज के भार का 5% होता है। अधिकांश सेलुलोज से निर्मित होता है। इसमें खनिज व विटामिन भी पाया जाता है। ठीक, उसी परत के नीचे वर्गाकार कोशिकाओं में एक परत अलूरॉन होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, थायमीन, लोहा, फास्फोरस पाया जाता है। गेहूं के दाने का 8% भाग इस परत का होता है। ठीक है, जो भूसी होती है उसमें गेहूं का जो होता है आटा, उसमें 8% होता है। कई लोग क्या करते हैं ना, भूसी निकाल देते हैं और खाते हैं, तो क्या होता है, कब्ज हो जाता है। क्यों? निकाल दिया गया तो भूसी में जितने भी तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर वो मैदा बचता है। ठीक है, आटा बचता है, मैदा नहीं, आटा बचता है, लेकिन वो क्या होता है, एकदम बहुत महीन हो जाता है, बारीक हो जाता है। तो ऑलरेडी तो उस पर प्रोसेसिंग की जा चुकी है कि जो इसको पिसाई कर दी गई है उस पर गर्म करके, तो उसका तो कुछ तो वैसे ही नष्ट हो गया है। और कुछ क्या किया हमने, उसको चाल दिया, उसका भूसी निकाल दिया, तो काफ़ी मात्रा में उसका नुकसान हो जाता है जो खनिज लवण होते हैं उसका। ठीक है, फिर भ्रूण कोश, बीज के केंद्र में जो पदार्थ होता है उसे भ्रूण कोश कहते हैं। बीज के जो केंद्र यानी बीचों बीच जो पार्ट होता है उसको भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश जो होता है उसमें स्टार्च के कण और कुछ ग्लूटिन प्रोटीन रहता है, परंतु खनिज आदि नाम मात्र के होते हैं। यह भाग पूरे दाने का 82% होता है। इसमें पूरे दाने का 2/3 भाग थायमीन पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका क्या है, जनन कोशिका या भ्रूण। यह दाने के नीचे के किनारे पर बीज के सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग में है। ये जो बीज है उसके नीचे देखो रोया रहता है छोटा छोटा, मैं पिक्चर लगा दूंगी, रोया रहता है छोटा छोटा, तो उसमें ये उसी के बीचों बीच ये पाया जाता है। गेहूं का पौधा जन्म लेता है, इसमें प्रोटीन, कैल्शियम और वसा होता है। अनाज के दाने का अधिकांश राइबोफ्लेविन भी इसी भाग में पाया जाता है। इसका टाइम भ्रूण कोश और जनन कोश का बीच का एक पर्दा है। इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं जो भ्रूण कोश के ग्लूटिन और स्टार्च को बीज के अंकुरित होने पर ऐसा बना देते हैं कि पौधे की वृद्धि उनका उपयोग हो सके। कह रहा है कि जो ये होता है जनन कोशिका, ये इस हिसाब से स्टार्च को, ग्लूटिन को और भ्रूण कोश को एक साथ मिलाकर कर देते हैं कि यहाँ से एक अंकुर उत्पन्न होता है, एक पौधे का बच्चा उत्पन्न होता है जिससे पौधा बनता है। संगठन और पोषक मूल्य। संगठन और पोषक मूल्य क्या होता है, अनाज का अधिकतम अनाजों में 6 से 12% तक प्रोटीन पाई जाती है। खास तौर से यह खाद्यान्न प्रोटीन आंशिक रूप में आवश्यक अमीनो एसिड लाइसिन होती है, जिसमें प्रोटीन गुण सीमित रह जाता है। लेकिन चावल की प्रोटीन और अनाजों की प्रोटीन की अपेक्षा लाइसिन की दृष्टि से अधिक अच्छी मानी जाती है। यही कारण है चावल की प्रोटीन बढ़िया किस्म की होती है। इसके अलावा चावल में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। गेहूं में लगभग 12.1% प्रोटीन, 69.4% कार्बोहाइड्रेट, 2.25% खनिज पाए जाते हैं। खनिज लवण चोकर के साथ निकल जाते हैं। चोकर में खनिज लवण मौजूद रहते हैं। इसमें जब चोकर निकाला जाता है तब खनिज लवण अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो गेहूं की अपेक्षा हल्का अनाज होता है, इसमें प्रोटीन और खनिज लवण की प्रचुर मात्रा होती है। अगर चावल का पॉलिश ना किया जाए तो चावल में बहुत ही पोषक तत्व मिलता है। जब चावल को पॉलिश करके पोषक तत्व होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इसलिए पॉलिश्ड राइस नहीं खाना चाहिए। ठीक है, मक्का, ये देखो मक्का जो होता है, मक्का में वसा बहुत होता है।
ठीक है। मक्का में वसा बहुत होता है, लेकिन मक्का जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए कि इसमें जीन विटामिन प्रोटीन होता है। जीन प्रोटीन जो होता है वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। ज्वार एवं बाजरे में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इसमें ए और बी समूह के विटामिन भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी इसमें निम्न मात्रा में होती है। ज्वार और बाजरा की बात हो रही है यहाँ, ठीक है। ये अनाज की बात होगी। अब एक एक अनाज मैं डिफाइन करते चल रही हूँ। गेहूँ का उत्पादन और उपयोग पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वर्ष भर में अधिक होता है। इनका उपयोग निम्न रूप से किया जाता है। गेहूं का आटा, गेहूं को मशीन में पीसकर आटे के रूप में इसको बदला जाता है, या इसको बिजली की चक्की से पीसा जाता है या हाथ से पीसा जाता है। अब आज के ज़माने में हाथ से कोई नहीं पीसता है, पहले के ज़माने में हाथ से पीसा जाता था। कुछ पौष्टिक तत्व जो भूसी और भ्रूण में पाए जाते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जीवन सत्व विटामिन बी भी काफ़ी मात्रा में ख़त्म हो जाता है। हाथ की चक्की से तैयार किया गया आटा अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होता था। जैसे आजकल मिक्सी है, मिक्सी में हम लोग मसाला पीसते हैं तो क्या होता है, गर्म होकर मसाला पीसता है, उतना स्वाद नहीं आता है। स्वाद नहीं आता, हम लोग कहते हैं कि वो जो सिल बट्टे पे पीसे मसाले का स्वाद था, चटनी का स्वाद था, वो इसमें स्वाद नहीं आता है। वही चीज़ गेहूं में है। अगर इसको चक्की पर पिसाया जाता है तो इसके काफ़ी हद तक प्रोटीन, न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं, लेकिन जब वही हाथ से पीसा जाता था तो काफ़ी हद तक इसमें ये बचे रहते थे। इससे रोटी, चपाती, मठरी, हलवा, बर्फ़ी आदि बनाया जाता है। मैदा, गेहूं को मशीन से महीन बारीक पीसकर छानकर भूसी निकाल दी जाती है तथा जो पदार्थ बचता है उसको मैदा कहते हैं। मैदे का उपयोग ब्रेड, केक, पेस्ट्री बनाने में किया जाता है। मैदा तैयार करने में भूसी को और भ्रूण को नष्ट कर देना पड़ता है। मैदे में कुछ प्रोटीन, कुछ विटामिन, कुछ मिनरल नहीं होता। मैदा खाना मतलब कि है हम अपने लिए बीमारी ला रहे हैं। देखो, जिसको वज़न कम करना है मैदा छोड़ दो, जिसको वज़न कम करना है वो मैदा छोड़ दो। मैदा जाकर चिपकता है, हजम नहीं होता, फिर गैस बनती है, फिर कब्ज होता है, फिर शरीर फूल जाती है। इसलिए मैदा नहीं खाना चाहिए। मैदे में कुछ नहीं होता, क्योंकि चोकर निकल गया, उसके भ्रूण फट गए, टूट गए, निकल गए, गरम करके उसको पीसा गया तो वो उसका नुकसान हो गया, तो मैदे में कुछ नहीं मिला, ठीक है। सूजी, यहाँ अधिकतर सख्त किस्म के गेहूं से सूजी बनाई जाती है। इसका भोजमूल गेहूं के आटे के समान ही होता है, परंतु प्रोसेसिंग में थाइमीन की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है। सूजी का उपयोग अधिकतर हलवा, चीला, उपमा, मिठाई में किया जाता है। देखो, सूजी अच्छी होती है, लेकिन गेहूं द बेस्ट होता है। गेहूं, सूजी, मैदा और आटे में गेहूं का आटा, सूजी, मैदा और गेहूं के आटे में द बेस्ट होता है। मैदे का सबसे खराब, उससे अच्छा सूजी और सबसे अच्छा आटा। गेहूं और गेहूं से बने भोज्य पदार्थ का पौष्टिक तत्व। प्रोटीन गेहूं में 9 से 12% तक पाया जाता है। गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन को ग्लूटिन कहते हैं। ग्लूटिन की मात्रा गेहूं की किस्म पर निर्भर होती है। सख्त किस्म का गेहूं में ग्लूटिन 10% पाई जाती है। मुलायम किस्म के गेहूं में ग्लूटिन 10% से कम पाई जाती है। गेहूं में एल्ब्यूमिन, लिकोजिन, ग्लोब्यूलिन, एडेस्टीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटियोज नामक प्रोटीन भी मिलता है, लेकिन इसमें जैविक मूल्य कम होता है। लाइसिन, थ्रियोनिन, इन जैसे आवश्यक अमीनो अम्ल गेहूं के आटे में नहीं मिलते हैं। गेहूं और गेहूं से बने पदार्थ में स्टार्च 70 से 75% तक होता है। इसीलिए स्टार्च में जब गेहूं हम पकाते हैं तो गेहूं गाढ़ा हो जाता है। गेहूं का आटा पकाओ तो गेहूं का आटा गाढ़ा हो जाता है। पहले के ज़माने में लेई बनती थी गेहूं का, हम लोग बचपन में अपने लेई बहुत बनाए गेहूं के आटे से। क्यों? क्योंकि गेहूं के आटे में स्टार्च बहुत होता है, इसलिए वो जम जाता है। चावल के आटे में स्टार्च बहुत होता है। फरा देखो हम लोग बनाते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में फरा बहुत बनता है, फरा बनाते हैं। खनिज लवण, गेहूं के आटे में कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा भी रहता है। मैदा तथा सूजी तैयार करने में खनिज लवण की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है।
गेहूं के आटे में विटामिन B1 निकोटेनिक अम्ल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मैदा तथा सूजी में इसकी मात्रा नष्ट हो जाती है एवं C और D विटामिन की भी कमी हो जाती है। यदि गेहूं को अंकुरित कर लिया जाए तो इसमें विटामिन E की मात्रा बढ़ जाती है। गेहूं का अंकुरण कैसे होता, गेहूं का वर्गीकरण कैसे होता है? प्रोटीन की मात्रा के आधार पर सॉफ्ट, हार्ड, सेमी हार्ड, ड्यूरम। सबसे अच्छा प्रोटीन, उससे कम, उससे कम, उससे कम। उगाने के मौसम के आधार पर गेहूं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विंटर व्हीट और स्प्रिंग व्हीट। विंटर व्हीट और स्प्रिंग व्हीट। जो प्रोटीन होती है, सॉफ्ट प्रोटीन, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा यह बिस्कुट, केक बनाने के लिए अच्छा होता है। ठीक है। हार्ड जो होता है वो क्या होता है? यह ब्रेड, चपाती बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। और ड्यूरम जो होता है वो क्या होता है? ये सूजी बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। गेहूं की जो फसल है वो 2 होती हैं, विंटर व्हीट, स्प्रिंग व्हीट। गेहूं में उपस्थित रंग कण होते हैं। गेहूं में रंग कण कितने होते हैं? 2 होते हैं। गेहूं में रंग कण कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? सफ़ेद गेहूं और लाल गेहूं। सफ़ेद गेहूं जो होता है उसमें कैरोटीनाइड वर्ग का पिगमेंट जिसे जैंथोफिल कहते हैं या कम पाया जाता है, उपस्थित कम होता है। इसमें कणिकाएं कम मात्रा में पाई जाती हैं और यही लाल गेहूं में ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया गेहूं। ठीक, अब चावल चलते हैं। चावल विश्व का करीब आधा आबादी, भारत की 1/4 आबादी चावल का प्रमुख आहार के रूप में अपनाए हुए हैं। भारत के बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम आदि राज्यों में दैनिक आहार में चावल को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसे पकाने में समय कम लगता है, श्रम बचता है और नरम होता है, जो बच्चों और रोगियों को दिया जाता है। 100 ग्राम चावल में 6.8 ग्राम प्रोटीन, 0.12 ग्राम खनिज लवण, हर 100 ग्राम माइक्रोग्राम राइबोफ्लेविन तथा 105 माइक्रोग्राम थाइमिन उपस्थित होता है। उसना चावल मतलब ब्राउन राइस। ठीक है, उसना चावल मतलब ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में, उसने चावल में विटामिन B1 अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो चावल पुराना हो जाता है उसमें पोषक तत्व तो अधिक हो जाता है, उसकी जो है किस्म की वैरायटी की उच्चता, गुणवत्ता बढ़ जाती है। चावल की संरचना 2 प्रकार की होती है। चावल की संरचना में 3 भाग होते हैं। क्या? बाह्य आवरण, जिसको भूसी युक्त आवरण कहते हैं, जिसमें छिलके होते हैं। छिलका निकलता नहीं चावल का, लेकिन छिलके के तरीका होता है, चिकना होता है। अंदर स्टार्च में भाग होता है जिसमें स्टार्च भरा होता है, यानी कि एक भुरभुरे मात्रा में, ठोस मात्रा में स्टार्च भरा होता है। भ्रूण यानी जनन भाग, जनन कोशिका, वही जहाँ से पौधा अंकुर निकलता है, जो कि जब उसको कुटाई की जाती है, पॉलिश की जाती है तो वो टूट जाता है। फिर क्या है? पहला और तीसरा भाग, पहला मतलब भूसी युक्त और तीसरा मतलब भ्रूण अथवा जनन कोशिका। पहला और तीसरा भाग के विटामिनों को से संपन्न होता है। धान से चावल को मशीन द्वारा निकालकर पॉलिश किया जाता है। यह दोनों भाग चावल को पृथक किया जाता है। इस कारण पॉलिश किए चावल में थाइमिन की अधिकांश मात्रा नष्ट हो जाती है, जिसका परिणाम बेरी रोग होता है। आपसे कई बार पूछा गया है कि थाइमिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो थाइमिन की कमी से बेरी रोग होता है, पता है। बेरी रोग कैसे होता है? बेरी रोग कैसे होता है? पॉलिश्ड राइस से होता है। बेरी रोग कैसे होता है? पॉलिश्ड राइस से होता है। बेरी रोग पॉलिश्ड राइस से होता है। बोलते हैं ना, जिस चावल का पॉलिश उतार दिया जाता है या जिस चावल को पॉलिश कर दिया जाता है उससे बेरी रोग हो जाता है।
भारत में चावल धान निम्नलिखित प्रकार से तैयार किए जाते हैं। अरबा चावल, यह चावल थोड़े सूखे हुए धान से कूटकर घर पे निकाले जाते हैं, इसलिए इसका अंकुर और कोढ़ा पूरी तरह नहीं निकल पाता है। इसमें थोड़े बहुत अंकुर और कोढ़े बचे रहते हैं। ठीक है, इसमें अंकुर और कोढ़े थोड़े से बचे रहते हैं। फिर उसना चावल, उसना चावल मैंने बताया आपको। ब्राउन राइस, ब्राउन राइस जो होता है उसको उसना चावल कहते हैं। उसना चावल, इसको क्या कैसे बनाया जाता है उसने चावल को? इसको सबसे पहले 1-2 दिन तक भिगोकर आधा उबाला जाता है, फिर इसे टोकरियों में भरकर भाप देने के लिए रख दिया जाता है। भाप देने के बाद इसको जो है उतार दिया जाता है और ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद इसको 2 से 3 दिन धूप में सुखाया जाता है। धूप में सुखाने के बाद इसको कुटाकर रख लिया जाता है। ठीक है, और इसमें उपस्थित क्षार तत्व एवं विटामिन इसके अंदर जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं उसने चावल में, यानी कि ब्राउन राइस में। मशीन से कुटा चावल, मशीन से कुटा चावल क्या होता है कि ये जो है पॉलिश, इसकी जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ऊपर से पॉलिश, जो नेचुरल पॉलिश होती है वो उतर जाती है और इसको पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश करने के बाद क्या होता है, इसके तत्व बहुत ही नष्ट हो जाते हैं, इसके बहुत सारे तत्व नष्ट हो जाते हैं, जिससे बेरी बेरी रोग अधिकतर होने का संभावना होता है। फिर चावल में फिर एक परिवर्तित चावल है जो कि बनाया जाता है। बहुत बार सुना होगा कि चावल अब बनाकर भी आने लगा है। जंगली चावल, ये भारतीय चावल ही होता है, ये अधिक दिन तक नहीं रखा जा सकता, इसमें बुकड़ी या सड़न होने लगती है, ये ज़्यादा दिन तक जंगली चावल नहीं रखा जाता है। फिर चावल के पौष्टिक मूल्य, चावल के पौष्टिक मूल्य क्या क्या हैं? चावल में करीब स्टार्च 80% पाया जाता है तथा यह ऊष्मा का अच्छा स्रोत है। चावल का स्टार्च आसानी से पच जाता है। चावल खा लो, सवेरे चावल खा लो, देखो 2 बजे तक भूख लग जाती है, लेकिन रोटी 4 खा लो सवेरे तो उतना जल्दी भूख नहीं लगती है। प्रोटीन, चावल में प्रोटीन 6 से 7% पाया जाता है। चावल को दाल के साथ मिलाकर खाना बेस्ट होता है, क्योंकि चावल और दाल का प्रोटीन बराबर हो जाता है। चावल में विटामिन B1 निकोटीनिक अम्ल पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। धान कूटने से उसमें पाए जाने वाले जीवन सत्व जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। चावल पकाते समय काफ़ी मात्रा में सत्व नष्ट हो जाते हैं। विटामिन E चावल में बहुत कम पाया जाता है। विटामिन A, C, D या बिल्कुल नहीं पाया जाता है। A, C, D, इसलिए चावल खाने वाले हैं उनको आँख की समस्या हो सकती है, इसलिए हमेशा चावल नहीं खाना चाहिए। उनके साथ, चावल के साथ हरी सब्जी खाओ, नॉन वेज वाले मछली वगैरह खाओ, और वेजिटेरियन जो हैं वो तीसी, फ्लैक्सीड और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की जितने भी स्रोत हैं, तीसी है, फ्लैक्सीड है, ये सब जो चीज़ें हैं वो लेनी चाहिए। ठीक है, फिर खनिज लवण, धान में खनिज लवण जो होता है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है, परंतु चावल में लौह लवण की मात्रा कम हो जाती है। जब धान प्रोसेसर में आ जाता है, इससे चावल बन जाता है, तो इसमें खनिज लवण की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, खनिज लवण की मात्रा इसमें कम होती है। इसमें विटामिन E नहीं होता है। चावल पकाने में, जब चावल को पकाया जाता है तो मुलायम हो जाता है, इससे वो पच सकता है आराम से। प्रत्येक दाना फूलकर अलग अलग हो जाता है। चावल पकाते समय कोशिश करना चाहिए चावल टूटे नहीं, बहुत अधिक टाइट भी ना रहे, बहुत अधिक गीला भी ना हो। पुराने चावल को पकाने में थोड़ा पानी की मात्रा अधिक कर देनी चाहिए। चावल पकाने के लिए शुरुआत उबाल आने तक तेज आंच रखनी चाहिए, और जब उबाल आना बंद हो, चावल का माड़ फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि चावल के माड़ में बहुत ही अच्छी मात्रा में खनिज तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, अरबा, उसना और पॉलिश चावल में उपस्थित भोज्य तत्व की उपस्थित जो सूची है वो सूची इस प्रकार से है कि अरबा चावल में, उसना चावल में और पॉलिश चावल में क्या किस मात्रा में मिलता है, या आपको पिक्चर के थ्रू बताया जा सकता है। ठीक है, अब आगे क्या है
कि इसकी पैदावार ज्वार आ गया ना, हाँ ज्वार आ गया। हाँ एक चीज़ और देख लो, चावल से क्या क्या बनता है। चावल से धान की लाई, चिवड़ा, अरवा चावल से इडली, डोसा, ब्राउन राइस, ढोकला चावल, ये सब अरवा चावल हो या ब्राउन राइस हो, किसी से भी बना सकते हैं। अरवा चावल से ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी बनती हैं, कोशिश करना चाहिए अरवा चावल से बनाई जाए। अब नेक्स्ट ज्वार। ज्वार की पैदावार कहाँ होती है? महाराष्ट्र, मैसूर, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि। ज्वार को बड़े धान्य के रूप में जाना जाता है। ज्वार में प्रोटीन और आवश्यक अमीनो अम्ल की कमी होती है, परंतु ल्यूसीन की अधिकता होती है। बाजरा देख लो, असम, बंगाल, उड़ीसा छोड़कर सभी प्रदेशों में बाजरा की खेती की जाती है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बाजरा उगाया जाता है। बाजरे में प्रोटीन 12 से 15% तक पाई जाती है। लाई पाई जाती है कितना? 12 से 15%। ठीक है। बाजरे में प्रोटीन, लाइसिन, मिथियोनिन और ट्रिप्टोफेन होते हैं। वसा की मात्रा 5 से 6% तक होती है, जबकि अन्य तृणधान्यों में वसा की मात्रा 1% से अधिक नहीं होती है। बाजरे में कार्बोज की मात्रा 67% होती है। ठीक है। वसा की मात्रा 1% भी नहीं होती है, मतलब 1% से अधिक नहीं होती है। ऊर्जा प्रदान करता है। खनिज लवण और कैल्शियम 42 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर होता है। आयरन 500 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पर होता है। बाजरे में विटामिन ए, थायमिन, राइबोफ्लेविन और निकोटीन उपस्थित होते हैं। निकोटीन नहीं, निकोटीनिक, ये उसमें मिस्टेक है। निकोटीन जो है इसको निकोटीनिक होना चाहिए, निकोटीनिक होना चाहिए। ठीक है, निकोटीनिक होना चाहिए। निकोटीनिक होना चाहिए। ठीक है, निकोटीन, ठीक है, उपस्थित होता है। फिर अब आ जाते हैं मक्के पर। मक्के की पैदावार उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में अधिक होता है। इसमें प्रोटीन 11.1 सूखे पर होती है, और जब ये गीला होता है तो 5.54% होती है। स्टार्च 24.6% ताज़ा होता है, और जब ये सूख जाता है तो 66.2% हो जाता है। सूखे मक्के में 4.6 और ताज़े मक्के में वसा 0.9 लगभग होता है। प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है, परंतु मक्का नहीं खाना चाहिए, खासकर बच्चों को, क्योंकि इसमें कुपोषण का शिकार बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि जीन प्रोटीन इसमें पाया जाता है, इसलिए यह नुकसानदायक होता है। जीन प्रोटीन मक्के में नुकसानदायक होता है। मक्के में थायमिन, पायरोडॉक्सिन, पेंटोथेनिक अम्ल पाया जाता है। राइबोफ्लोविन कम मात्रा में पाया जाता है। नाइसिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है रागी। रागी तो बेस्ट चीज़ है, टू मच वाली चीज़ है। रागी अच्छी होती है। रागी क्या है? रागी की पैदावार दक्षिण भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश में होता है। उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत, गुजरात, मध्य प्रदेश में होता है। इसमें 6 से 9% प्रोटीन पाया जाता है। वसा कम मात्रा में पाया जाता है। रागी में स्टार्च 72% पाया जाता है, ताकि रागी स्टार्च का अच्छा साधन है। रागी में कैल्शियम अच्छा मिलता है। इसमें कैल्शियम 344 मिलीग्राम 100 ग्राम पर, मतलब बहुत अच्छा कैल्शियम हो गया। 40% करीब कैल्शियम इसमें रागी में मिल गया। अगर कोई आदमी 100 ग्राम खा रहा है रागी और उसको
कितना 344 मिलीग्राम मिल रहा है, तो करीब 35 से 40 के आसपास मिल रहा है कैल्शियम। तो ये टू मच वाला हो गया, नहीं हो गया, बढ़िया वाला हो गया। इसमें रागी में कैल्शियम अच्छा पाया जाता है। लौह लवण की मात्रा अधिक अनाजों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है। इसमें कैल्शियम का शोषण शरीर में नहीं हो पाता है। कैल्शियम अच्छा तो बहुत होता है, लेकिन यह शरीर में जा नहीं पाता। इस समय रागी का बहुत प्रचार आता है, लेकिन मैं आपको पर्सनली ये कहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पर कि आप वही खाओ जो आपके घर के आसपास, जो आपके वातावरण के आसपास हो। आप ऐसी चीज़ कतई मत खाओ जो आपको ऑनलाइन मंगा के खाना पड़े। रागी और आजकल क्या पनीर के फूल, पता नहीं क्या क्या 20 तरह की चीज़ें चल गई। वज़न कम करना है फला चीज़ खाओ, वज़न कम करना है फला चीज़ खाओ। तो ऐसी चीज़ें मत खाओ जो चीज़ आपके पास नहीं मिलती हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें खाओ जो आपके पास मिल जाती हों। चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, इनसे ही चावल में दाल मिलाकर, सब्जी मिलाकर, गेहूँ में हम लोग घुघरी खाते हैं। बरसात में घुघरी खाई जाती है। क्या होता है उसमें? गेहूँ और इसके बाद चना, उसके बाद अरहर, ये सब खड़े रहते हैं, इनको उबाल के खाया जाता है। तो ये सब क्या होता है? मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद कहते हैं ये पोषक तत्व तो अधिक से अधिक मात्रा में हमको शरीर में मिल जाता है, ठीक है। क्या है? ये है। रागी में जीवन सत्व B1 अच्छी मात्रा में पाया जाता है, परंतु अन्य सभी जीवन सत्वों की इसमें कमी होती है। ये सारे आपके क्या हो गए? अनाज और तृण धान्य यानी कि मिलेट्स, यानी कि आटा, ठीक है। ये सारे हो गए। अब आपको मैं बता दूं, जो बनावट है उसको मैं एक बार और रिवीजन करा दूं। चावल की संरचना कैसी होती है? 3 भाग की होती है। बाह्य आवरण, स्टार्च और भ्रूण अंकुर। बाह्य आवरण जो होता है वो छिलके के रूप में होता है। स्टार्च जो होता है, स्टार्च अंदर का भाग स्टार्च के रूप में होता है, और भ्रूण जो होता है वो जनन कोशिका के रूप में होता है, ठीक है। और गेहूं का क्या होता है? गेहूं का मुख्य 3 भाग इसका भी होता है, लेकिन फिर भी पहला भूसी का आवरण, इसमें 3-4 भाग होते हैं। भाग 3 ही होते हैं, लेकिन 3-4 मतलब चीज़ होती है। जैसे भूसी का आवरण सबसे पहला, फिर उसके अंदर जाएंगे तो भूरी एल्यूरोन की परत के अंदर जब जाएंगे तो क्या मिलेगा? भ्रूण या प्रोसण यानी स्टार्च। फिर उसके अंदर क्या मिलेगा? एस्कुटलम, बी विटामिन जो क्या होता है कि उसके भ्रूण में मिलता है, और जनन कोशिका या भ्रूण इसमें मिलते हैं। ये हो गया। ये मैं पिक्चर के थ्रू पीडीएफ में ये आपको दे दूंगी। आप मेरे पीडीएफ यानी टेलीग्राम लिंक से जुड़ना। टेलीग्राम लिंक का नाम है अपर्णा सिस्टर TGT PGT, ठीक है। और इसके बाद आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 94 55 83 65 97 9455836597। आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे ग्रुप में ऐड होना है, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी, और इसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा वो क्वेश्चन मैं आपके उस पर सॉल्व कर दूंगी। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर वॉइस नोट्स भी डालती हूँ। मैं क्वेश्चन के जो है वहाँ पर जो क्वेरीज होती हैं उसको भी मैं क्लियर करती हूँ, तो आप उससे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम नंबर बता दिया। मैं टेलीग्राम पर ये PDF और संरचना जो चावल और गेहूं की है उसकी बहुत अच्छी पिक्स मैं डालूंगी। आप उसको देखना, समझना और बताना। चलो ठीक है, ध्यान रखना, पढ़ते रहना, और ये वीडियो पूरा देखना, और अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मेरी मदद करना, और बच्चों की भी मदद करना, उसी में मेरी मदद हो जाएगी, ठीक है। तो इतने के लिए आज तीज है। जितनी मेरी बहनें हैं, मेरी बहनों को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा भी व्रत है, मैंने बहुत बोल दिया आज, तो मुझे तो प्यास लगनी है किसी तरह से कल तक
जो है भगवान का नाम लेके निकालना है। आप लोग पढ़ते रहो और खुश रहो। ओके, बाय।